Hello and greetings to all the dear aspirants. कुलदीप सिंह here. So welcome back to another session. और ये सेशन में मैं यूपीएससी मेंस एसए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आप लोगों को हाईलाइट करने वाला हूँ. एक्चुअली ये एरियाज जो है कंसर्न एरियाज होने वाले हैं. दीज आर दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि एस्पिरेंट्स एसए लिखते हुए कर रहे हैं. अगेन जितने एसेस मैंने चेक किए वहाँ पे ये मिस्टेक्स बहुत ग्लेरिंगली मैंने देखी हैं. और अगर आप इन एसए की मिस्टेक को ठीक कर लोगे तो देन यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन एसए एग्जाम. लाइक हम लोग लिटरली 30 to 40 मार्क्स जो है आगे ऐड कर सकते हैं इफ वी कैन वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स. सो क्विकली मैं आप लोगों को ये मिस्टेक्स बताऊंगा. आई नो दैट यू पीपल आर वेरी बिजी एंड यू पीपल आर लाइक रिवाइजिंग और टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास. सो लेट अस क्विकली डाइव इनटू इट. एंड अगेन अगर आप लोग भी यू आर राइटिंग मेंस एंड यू वांट टू गेट योर एसए इवैल्यूएटेड, सो एसए एनरिचमेंट प्रोग्राम इज देयर ऑलरेडी. एक टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं. सो टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे दे दिया गया है. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हैं, वर्कबुक वहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है. इसके अलावा वहाँ पे जो है अगेन इस तरह की चीज़ें, एसए स्टोरीज जो हैं, आपकी कंक्लूजन किस तरह से बनाने हैं, कनेक्टर्स, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एंड यू कैन गेट योर एसेस चेक्ड ऑल्सो. सो लेट अस क्विकली डाइव इनटू दी मिस्टेक्स. मैंने टॉप 9 मिस्टेक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं. सो सबसे पहली जो मिस्टेक है दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. मिस्टेक नंबर 1 इज दैट यू आर राइटिंग टू कॉम्प्लेक्स. आपका जो थीसिस है जो आप लिख रहे हो, जो एसए का टॉपिक आपने पकड़ा है वो पहले ही फिलोसॉफिकल है. उसको जो है अगेन एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम लोगों को सोचने की जरूरत पड़ती है, उसको डेसिफर करना है, उसका मेन सेंट्रल थीम, उसका आइडिया निकालना है. ठीक है, अब आप उस सेंट्रल थीम और आइडिया को निकाल रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप उस फिलोसॉफिकल टॉपिक को फिलोसॉफिकल वे में आंसर करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच. बिकॉज फिलोसॉफिकल वे में जब आप लिखते हो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स राइटिंग हो जा रही है, बहुत कम उसे जस्टिफाई कर पाते हैं. एंड जब आप फिलोसॉफिकल लिखते हो तो एग्जामिनर के हिसाब से अगर बात करो तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चेक करना. वी हैव टू गो थ्रू दी सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन कि कहने का क्या मतलब कर रहे हैं. तो प्लीज़ अवॉइड सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स राइटिंग. डू नॉट ट्राई टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर अ बिग फिलोसोफर. वो हमारा मतलब नहीं है. ऐसे में फिलोसॉफिकल टॉपिक देने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो समझ सके कि आपका इंटेलेक्चुअल थॉट, आपका इमोशनल थॉट कितना डीप है और आप उसे किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो. तो प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी वेरी ईजी. Do not need to write philosophical to sound philosophical. सिंपल लिखो एंड सिंपल क्लियर राइटिंग जो है वो आपको मार्क्स दिलाएगी. सो डू नॉट डू दीज फ्लावरी सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेज, बड़े बड़े सेंटेंसेज मत लिखो. प्लीज कीप इट सिंपल. ठीक है जी. जो आप फिलोसॉफिकल, स्पेशली जो हम लोग फिलोसॉफिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप यूजिंग दोज फिलोसॉफिकल टर्म्स. जैसे कि आप एलिगरी ऑफ केव यूज कर रहे हो या फिर लाइक व्हील ऑफ इग्नोरेंस मैंने देखे वो यूज कर रहे हैं. तो डोंट राइट दिस. वी डोंट नीड टू राइट दिस. ऑलरेडी एथिक्स में हम लोग तो ये काम कर ही रहे हैं ना. सो प्लीज राइट सिंपल. अपने थॉट को, अपने आर्ग्यूमेंट को सामने प्रेजेंट करना है. यू डू नॉट नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स एंड फिलोसॉफिकल. ठीक है जी. राइट सिंपल, बट अगर आपका जो थॉट डीप होगा, थॉट प्रोवोकिंग होगा, तो वो अपने आप ही फिलोसॉफिकल दिखने का ये दिखेगा. ठीक है कि नहीं. देन सेकंड मिस्टेक के ऊपर आते हैं फटाफट से. मिस्टेक नंबर 2 इज डेविएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल थीम. बहुत ज़्यादा डेविएशन, लाइक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेविएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल थीम. ठीक है जी. अब आपको एक टॉपिक मिला, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, वी गेट इट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. ये इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन सेंट्रल थीम जो है वो उसके अंदर से निकल के आएगा कि भाई इसका कोर जो कंसेप्ट है वो क्या है, कोर सेंट्रल पॉइंट क्या है, क्या ये टॉपिक या क्या ये फिलॉसफी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है. तो वो हम लोगों को ढूंढना है. टाइम लगाओ इस पे, सेंट्रल थीम को ढूंढो और उस सेंट्रल थीम को जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ स्पाइस है ना. वो मसाला है जो आपके पूरे एस्से में दिखना चाहिए, आपके पूरे थीसिस में जो है उसकी खुशबू आनी चाहिए. नहीं आ रही है तो डेविएशन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. सो प्लीज अलग अलग मीनिंग से जो है सोचने की कोशिश करो एंड देन उसका एक सेंट्रल पॉइंट, एक लोकस जो है वो डिसाइड करो और तब आउटलाइन बनाओ. आउटलाइन पहले नहीं बनानी स्टार्ट कर देनी है. प्लीज इंश्योर दैट. ठीक है जी. एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. ठीक है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. अभी मैंने अपने टेलीग्राम वहाँ पे दिया था बच्चों को और अगेन बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे को यहाँ पे एसेस नहीं आए. लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल. नाउ यू गो एंड थिंक अबाउट इट कि आप ऐसे किस चीज के ऊपर लिखोगे. विल यू राइट ऑन व्हाट इज अ परफेक्ट लाइफ, और विल यू राइट ऑन व्हाट इज अ वंडरफुल लाइफ, और विल यू राइट ऑन द बैलेंस ऑफ परफेक्ट और वंडरफुल लाइफ. ठीक है कि नहीं. सोचो, वुड यू राइट इट फ्रॉम द
इंडिविजुअल डायमेंशन ओनली और वुड यू राइट इट फ्रॉम द यूनिवर्सलिस्टिक डायमेंशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो सेंट्रल थीम को डेसिफर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेंट्रल थीम डेसिफर हो गया, 50% ऑफ द एसे इज ऑलरेडी इन योर हैंड, देन यू विल नो कि मुझे क्या लिखना है और कैसे जो है पूरे एसे को राइट अप करना है, ठीक है। प्लीज इंश्योर मिस्टेक नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, सेंट्रल थीम से डेविएट हमको नहीं होना है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्जन, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्जन समझो इसकी क्या चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे कई जगहों में मैंने एसेस में देखा क्या हो रहा है कि आप जो है एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, फिर उसके जो है आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है जी, इंड्यूस कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल से, तो तभी वो जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्जन हो गया, ठीक है जी। हमें क्या करना था, हमें अपना आर्ग्यूमेंट देना। एसे इज अबाउट अ फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट ऑफ यू, ऑफ योर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो आपको वो काम करना है। तो आप जब एक एग्जाम्पल को डिटेल कर देते हो, लेट से आपने महात्मा गांधी जी की लाइफ को जो है पूरे 2-3 पैराग्राफ में लिख दिया और फिर उसके बाद आप वहां पे जो है आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि ऐसे से ऐसे होता है कि जो प्रोग्रेस है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, ऐसे नहीं करना है। प्लीज डोंट डू दिस। आपको पहले अपना आर्ग्यूमेंट देना है, आर्ग्यूमेंट को देन एग्जाम्पलीफाई करना है। एग्जाम्पल्स को लंबा खींचने में मत लग जाओ, 2-2-3-3 पेज आइंस्टाइन के ऊपर मत लिख दो, 2-2-3 पेज आप एडिसन के ऊपर मत लिखो, राइट ब्रदर्स के ऊपर मत लिखो। आपको जस्ट अपना आर्ग्यूमेंट देना है एंड देन उसके बाद उसे एग्जाम्पलीफाई करना है। आपको सिंपल फंडा दे देता हूं, 60-40 का रेशियो रखो कि 60% आपका जो पैराग्राफ है, जो भी आप थीम दे रहे हो या जो भी आपका डायमेंशन है, 60% आपका आर्ग्यूमेंट है, 40% जो है आप उसमें एग्जाम्पलीफाई कर रहे हो, ठीक है। 60-40 का आपने रेशियो यहाँ पे रखना है, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट। उल्टा नहीं कर देना। सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम लोग उल्टा करते हैं, याद रखो। जब इंट्रोडक्शन में हम लोग कोई स्टोरी लेते हैं तो हम स्टोरी से सेंट्रल थीम को डिड्यूस और सेंट्रल थीम को इंड्यूस करते हैं, बट बाकी जगहों में हम लोगों को डिडक्टिव रीजनिंग लगानी है। दैट मीन्स आप आर्ग्यूमेंट अपना पहले रखोगे, उसके बाद उसे एग्जाम्पलीफाई करोगे, ठीक है जी। पीपल, प्लेसेस, इवेंट कुछ भी कर रहे हो, आप उन आर्ग्यूमेंट को रीइंफोर्स करने के लिए करो, नॉट उन्हें इंड्यूस करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कमिंग टू मिस्टेक नंबर 4, ठीक है, यूनिडायमेंशनैलिटी, ठीक है। कई एसेस आपके होंगे जो कि आपको डायमेंशनैलिटी खोजनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, प्लस एक फियर चला गया है कि भाई पेस्टल अप्रोच जो है वो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, वो ख़त्म हो गई है, डेड हो गई है, पेस्टल अप्रोच बहुत कॉमन हो गई है। तो ऐसे नहीं सोचना है। यूनिडायमेंशनैलिटी आपके एसे में कब आती है, जब आप अपने एसेस को एक रिजिड एस्पेक्ट में डालते हो, एक रिजिड फ्रेम में डाल देते हो कि या तो ये इंडिविजुअल के ऊपर बात कर रहा है या जो है ये यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट पे बात कर रहा है, ठीक है नहीं। जैसे फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको लगेगा कि भाई सिर्फ सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं, सिर्फ सिविलाइजेशन की बात है, तो आप सिर्फ सिविलाइजेशन एस्पेक्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। या अगेन प्रोग्रेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें आप इंडिविजुअलिस्ट एस्पेक्ट में लिख रहे हो। या फिर जो मैंने आपको दिया, लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल, है ना। तो इसमें आप सिर्फ जो है इंडिविजुअल की ही बात सोच पा रहे हो, ठीक है। तो अगेन लग रहा है, पता लग रहा है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे है, बट यू डोंट हैव टू बी राइटिंग जस्ट इंडिविजुअलिस्टिक इन इट, है ना। आप इसमें और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यूनिडायमेंशनैलिटी से बचना है। हर एक चीज का, किसी भी आपको ऐसे का मिला, उसने आप या कोई भी थीम आपको या कोई भी टॉपिक आपको मिला, उसका आपने सेंट्रल थीम देखा। इस सेंट्रल थीम को आप प्लीज टेम्पोरल, सेक्टोरल एंड स्पेशल स्केल पे लगाने की कोशिश करो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ठीक है जी। टेम्पोरल मींस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में जो है इस चीज से क्या देखने को मिला होगा, ठीक है। जैसे अगर प्रोग्रेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक अगर टॉपिक है आपका, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि भाई पास्ट में हमने प्रोग्रेस कैसे करी है, मानवता की प्रोग्रेस कैसे हुई है, ठीक है जी। हमारे भारत की इंडिपेंडेंस की प्रोग्रेस कैसे हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोग्रेस कैसे हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रॉड स्केल में सोचने की कोशिश करना है, टेम्पोरल स्केल में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, स्पेशल स्केल में, ठीक है जी। कि मीन्स लोकल लेवल में, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है जी, कम्युनिटी लेवल पे, सेक्टोरल लेवल पे सोचने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जो पेस्टल टेक्निक है हमारी, पेस्टल एस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करनी है। पेस्टल डेड नहीं हुआ है, पेस्टल के नुआंसेस चेंज हो गए, सटल हो गया है पेस्टल, ठीक है नहीं। तो इसको आपने लगाना जरूर है। हाउएवर बहुत ग्लेरिंगली आपको सोशियो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 4। देन कमिंग टू मिस्टेक नंबर 5, राइटिंग टू लॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब हमें पता है कि भाई इंट्रोडक्शन जो है, लाइक आप समझो इसको, एस्से का जो इंट्रोडक्शन होता है वो लाइक पूरा एस्से जो है इट्स काइंड ऑफ आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं ना, तो जो इंट्रोडक्शन है इट हैज टू बी योर स्टार्टर, है ना। तो अगर बहुत लंबा स्टार्टर सर्व कर दोगे तो भाई क्या होगा, या तो जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपके एस्से के अंदर, ठीक है। तो
बहुत लंबे इंट्रोडक्शन मत लिखो, ठीक है। स्टोरी डालना चाहते हो आप, स्टोरी का आप बेसिकली प्लॉट बांधने लग गए हो और लंबी लंबी स्टोरी 3-3 पेज की स्टोरी लिख रहे हो, डज नॉट मेक एनी सेंस। यू विल बेसिकली डाउज दैट हंगर ऑफ एन एग्जामिनर टू चेक योर एसे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा मत खींचो। इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। दैट इज वाई इट इज एन इंट्रोडक्शन, है ना। एक पेज में, पहले पेज में आप एक स्टोरी बता रहे हो, सेकंड पेज के स्टार्टिंग में आप जो है उस स्टोरी को अपने सेंट्रल थीम के साथ कनेक्ट कर रहे हो और उसी के साथ में आप अपना थीसिस का जो है एक ब्रॉड आउटलाइन दे रहे हो कि भाई हम लोग एग्जामिन करेंगे ऐसी ऐसी चीज़ों को इसमें, और उसके बाद आप अपने मेन आइडियाज़ पे चले जा रहे हो, ठीक है जी। सो प्लीज़ कीप इट एट व्हाट मैक्सिमम 1-1.5 पेज। स्टोरीज अगर आप डालना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टोरीज के ऊपर भी मिस्टेक नंबर 6 आ जाती है। अगर आप स्टोरी इंट्रोडक्शन में डालते हो कि भाई आपके पास कोई स्टोरी है मिथिकल, या कोई आपके पास हिस्टोरिकल स्टोरी है, या कोई आपके पास इंडिविजुअल स्टोरी है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल की, किसी फेमस लीडर की स्टोरी है, बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट, एवरीथिंग इज ओके, बट नॉट रियली। नॉट रियली का मतलब क्या है कि समटाइम्स आपकी स्टोरी जो है, लाइक नॉट समटाइम्स, एवरी टाइम योर स्टोरी हैज टू जस्टिफाई दैट सेंट्रल थीम। कोई भी, जैसे आपने 5-7 स्टोरी का रिपोजिटरी बनाई है, आप किसी को किसी भी तरह से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, डू नॉट डू दैट। आपकी स्टोरी सेंट्रल थीम के साथ जुड़ेगी तभी आपका इंट्रोडक्शन कामयाब है, नहीं तो कांटा बच जाएगा, नहीं मिलेंगे उसके अंदर मार्क्स। इसका मैं आपको सिंपल लिटमस टेस्ट देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भी आपकी स्टोरी जुड़ नहीं रही है, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने तो जोड़ी थी, मुझे लग रहा है कि जुड़ रही है। तो आपको मैं एक सिंपल लिटमस टेस्ट देता हूँ। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में स्टोरी लिखते हो तो आपने क्या करना है, वो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ना किसी को चेक कराना है, ठीक है जी। वो स्टोरी चेक करानी है कि भाई तू पढ़ जरा स्टोरी, और कुछ नहीं, उसको टॉपिक में बताना कि टॉपिक क्या है, ठीक है। डोंट टेल हिम द टॉपिक एंड डोंट टेल हिम कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखा है, जस्ट उसको एक स्टोरी पढ़ाओ। तो उस स्टोरी के बाद, और जो आपने कनेक्शन डाला हुआ है उस स्टोरी के बाद, ही और शी इज एबल टू मेक आउट द टॉपिक करेक्टली, कि टॉपिक के बारे में वो उसको पता चल जाता है कि ये इसका ये प्रोबेबली टॉपिक होना चाहिए, और अगर वो सही है देन योर स्टोरी इज सक्सेसफुल, ठीक है कि नहीं। समझो इसको कि भाई वो, अगर कोई एग्जामिनर बिना टॉपिक को देखे आपकी स्टोरी से टॉपिक को डिड्यूस कर पा रहा है, या कोई आपका फ्रेंड है, या कोई आपके साथ में पेपर दे रहा है, देन योर स्टोरी इज सक्सेसफुल, ठीक है नहीं। तो प्लीज मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग योर स्टोरी विद द सेंट्रल थीम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, इसी मिस्टेक के अंदर एक सब मिस्टेक बताता हूँ आपको, किस तरह की स्टोरीज लिखनी है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज, ठीक है। सो स्टोरीज में मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारी स्टोरीज आप लिख सकते हो, पर फिल्मों की स्टोरी मत लिखो यहाँ पे। बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो फिल्मों की स्टोरी लिख रहे हैं, और फिल्मों में भी अगर लिखनी है तो प्लीज़ भगवान के लिए बॉलीवुड की मूवीज़ के ऊपर जाओ, हॉलीवुड की मूवीज़ के ऊपर मत जाओ। डोंट राइट ऑन बैटमैन, डोंट राइट ऑन एवेंजर्स, ड्यून मूवी, आई डोंट नो मुझे कौन कौन सी स्टोरी सुनने को मिली हैं। तो डोंट राइट ऑन हॉलीवुड स्पेसिफिकली, बिकॉज एग्जामिनर इज अ 45 to 50 year old गाय, इज नॉट, उसने ये मूवीज नहीं देखी होंगी। बॉलीवुड में भी जा रहे हो तो आप लाइक इफ़ यू वांट टू गो, ठीक है, रेदर देन लाइक कुछ ऐसे आप रियलिस्टिक एग्जांपल्स ले सकते हो बॉलीवुड वालों में भी, जैसे कि यू कैन गो फॉर लाइक 3 Idiot टाइप में मूवीज में जा सकते हो, या फिर लाइक वॉट एवर, है ना। मेरा कहने का मतलब है अवॉइड करो ऐसी स्टोरीज को जो अब बॉलीवुड मसाला मूवीज से हो निकल के आ रही हूँ, है ना। तो इसकी जगह आप रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मिथिकल स्टोरीज हम लोग बना सकते हैं, रामायण से, महाभारत से। इसके अलावा हम लोग हिस्टोरिकल फिगर्स की स्टोरीज बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिव दिखाओ ना, क्रिएटिव में आप एक इमेजिनेटिव स्टोरी भी तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर विमेन के ऊपर आ रखा है क्वेश्चन, है ना, बड़ा फेमस पहले लाइक काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक होता था कि विमेन के ऊपर एक कैसे आने आना होता था। तो उसमें क्यों नहीं आप एक जो है 2 किरदार इंट्रोड्यूस करते हो इंट्रोडक्शन में, कि भाई एक जो है रिया है, दूसरी कमला है। रिया जो है वो एक मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन है, कमला जो है वो कम पढ़ी लिखी है और एक मेड का काम करते। तो उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखा के दिखाओ ना कि भाई भारत में 2 तरह की औरतें रहती हैं, ठीक है। इस तरह की स्टोरीज बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। सो मिस्टेक नंबर 6, इंट्रोडक्शन इन स्टोरी इंट्रोडक्शन, सब कुछ ठीक है, हैज टू जस्टिफाई इट एंड ट्राई टू बी इनोवेटिव विद योर स्टोरीज। मिस्टेक नंबर 7, इंट्रोडक्शन में स्टोरीज में तो बहुत काम कर रहे हो, कंक्लूजन में काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लास्ट तक आते आते थक जाते हो, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंस कि भाई कॉन्फिडेंस लूज होता है, थक जाते हो, या कुछ भी है कि भाई कंक्लूजन जो है वो क्या था, बहुत पूरा आता है। लास्ट में से घसीटा कंक्लूजन होता है कि 5 लाइनें लिखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, नीचे कोट चिपका दिया, कोट का कोई सेंस नहीं बन रहा, या फिर ऊपर वाले के साथ नीचे कोट नहीं लिंक कर रहा है, छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। कंक्लूजन्स आर हैविंग इक्वल वेटेज
जैसे आपका इंट्रोडक्शन का वेटेज है वैसे आपका कंक्लूजन का वेटेज है। इट इज़ बेसिकली गिविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, एग्जामिनर के लिए सेंस ऑफ कंप्लीशन एक समराइजिंग है। जैसे हम लोग कोर्ट में होता है ना कि भी जब आपको वकीलों को बोला जाता है कि भी आपने बहुत डिबेट कर लिया, अब आप अपने समराइजिंग आर्गूमेंट दो। समराइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉली एलएलबी में देखा होगा आपने, समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपके आर्गूमेंट्स को इन्फोर्स करेगा, आपकी एक कंक्लूजन, एक समराइजिंग एस्पेक्ट देगा, और जो एग्जामिनर है स्लैश जज है, अगर मूवी की बात कर रहे हैं तो वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लेगा उससे। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस कंक्लूजन राइटिंग, टेम्पलेट बनाओ कुछ इस तरह से, इंटरेस्टिंग रखो, प्रैक्टिकल रखो। ठीक है, बिल्कुल भी फिलोसफी में नहीं घुस जाना है, कंक्लूजन में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है, मिक्स रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, देखो फिलोसॉफिकल स्टार्ट लोगे, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टार्ट ऑफ अ कंक्लूजन, इसमें आप कोट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हो, जो आपने पहले लाइक स्टार्टिंग में जो स्टोरी लिखी उसी के ऊपर वापस आ सकते हो, साइक्लिकल रिटर्न बोलते हैं इसको, या कोई कोट, सिमिलर कोट जो है आपको टॉपिक में है उसको आप ले सकते हो। फिर इस कोट को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ आप डिस्कस कर सकते हो 3-4 लाइनों में, जो आपने ऊपर अपने आर्गुमेंट से जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है। एंड देन फाइनली आप एक विजनरी फ्यूचर दे सकते हो कि भाई अगर ऐसा हो तो इंडिया एट 2047 विल बी लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है जी, तो विजनरी फ्यूचर यहाँ पे डाल सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम सभी लिख रहे हैं तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विजनरी फ्यूचर में आप डाल सकते हो। दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। प्लीज इंश्योर आप इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वन मोर थिंग, इसी में एक और चीज़ है कि भी अगर आप कंक्लूजन को बहुत लंबा आपका बड़ा हो रहा है कंक्लूजन, तो आप इसमें एक और स्ट्रैटेजी डाल सकते हो कि प्री कंक्लूड प्लस कंक्लूजन आप डाल सकते हो। ठीक है जी, प्री कंक्लूजन में आप थोड़ा सा समअप कर देते हो कि ऊपर क्या रहा, उसको समराइज कर दिया। कंक्लूजन में आप इसी अप्रोच को सिर्फ आप अपना एक फिलोसॉफिकल कोड से प्लस आप अपनी एक फ्यूचर विजनरी फ्यूचर या एक फिलोसॉफिकल विजनरी या फिलोसॉफिकल फ्यूचर के ऊपर बात कर सकते हो। ठीक है, तो प्री कंक्लूजन कंक्लूजन में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, बट ये दोनों अच्छे से लिंक्ड होने चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, देन डायमेंशनैलिटी से एक और व्यू पॉइंट निकल के आता है, वो है कि कई आपके एसेस में काउंटर व्यूज जो है वो मिसिंग होते हैं। काउंटर व्यूज मिसिंग नहीं होने चाहिए, ये आपके एसे में डायमेंशनैलिटी लेके आता है। ठीक है जी, काउंटर व्यू का मतलब है कि भाई जो आपको टॉपिक में थीम में दे रखा है उसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि भाई आप एक काउंटर व्यू भी डालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पीछे बार ऐसे आया था कि शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज मेड फॉर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रिस्क टेकिंग के बारे में बात करिए कि रिस्क लेने चाहिए। ठीक है जी, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना चाहिए। ठीक है, ये काम करना चाहिए, बट नॉट एवरी रिस्क नीड्स टू बी टेकन। ठीक है जी, हर रिस्क को नहीं लेना है, कैलकुलेटेड लेना है, धैर्य पेशेंस के साथ लेना है, सारी चीज़ों को जान के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं। तो एक काउंटर आर्गूमेंट देना होता है। हर थीसिस का एक जो एंटी थीसिस होगा ना, और हर एंटी थीसिस को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिखाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, फिर आप उस सिंथेसाइज करोगे। ठीक है, थीसिस एंटी थीसिस को हमने क्या किया, सिंथेसिस किया, और इसको आपने जो है 1 या 2 पैराग्राफ में काउंटर व्यू देने की कोशिश करनी है। पर प्लीज इंश्योर कि यहाँ पे आप थीसिस को या आपके जो थीम के टॉपिक है उसको ही क्वेश्चन नहीं कर डाल रहे हो। सेकेंड चीज कि जो आपने काउंटर व्यू दिया उसको सिंथेसाइज करना है थीम के साथ, ये बहुत जरूरी है। लास्ट मिस्टेक इज, आपका सब कुछ ठीक होगा एसे में, पर जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे लगेगा कि ये टूटा टूटा है, बीच में कनेक्शंस मिसिंग होंगे। क्यों मिसिंग है? बिकॉज इट इज लैकिंग कनेक्टर्स। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि कॉमनली बच्चे कर रहे हैं, कनेक्टर्स का ना होना या फिर कनेक्टर्स की डाइवर्सिटी का ना होना। ठीक है, तो कनेक्टर्स में क्या है, सबके पास वही चीज़ है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या फिर प्राइमरली, सेकेंडरीली, टर्शरीली, है ना, या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, इससे बाहर निकलना है। थोड़ा सा कनेक्टर्स बिल्ड करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ राइटिंग में जो है क्या होता है कि भी आपको स्मूथ फ्लो लेके आने के लिए, एक पैराग्राफ से दूसरी पैराग्राफ में जाने के लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, एक कोहेरेंस लेके आना होता है, और ये चेंज जो है स्मूथ होना चाहिए। तो प्लीज कनेक्टर्स, वर्ड्स और फ्रेजेस बैंक अपना रेडी रखो। ठीक है कि नहीं, कनेक्टर वर्ड और फ्रेज बैंक जो है रेडी रखना है। बड़ी सारी इसकी अप्रोचेज हो सकती हैं, जैसे कि बहुत फेमसली क्वेश्चनिंग अप्रोच चल रही है कि आप जो पैरा एंड कर रहे हो उसमें क्वेश्चन कर दिया और फिर सेकंड वाले में जो है आप आंसर कर दिया, तो वो क्वेश्चन जो होगा क्या, सेकंड पैराग्राफ में जो आपकी थीम है उससे रिलेटेड होगा। तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन कर दिया कि भी लेट्स अज्यूम कि क्या सिर्फ जीडीपी से ही जो है ग्रोथ हो जाती है, क्या एजुकेशन का कोई रोल है, क्वेश्चन मार्क, नीचे एजुकेशन के बारे में बात कर दी। ठीक है, सो क्वेश्चनिंग अप्रोच बोलते हैं इसको। अच्छी चीज़ है, हर जगह मत लगाओ, एक जगह लगा सकते हो, 2 जगह लगा सकते हो। पूरे ऐसे में क्वेश्चनिंग करते रहोगे, डज नॉट साउंड नाइस। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि भाई पहले पैराग्राफ में आप उसके लास्ट की लाइनों में आपने कॉज दे दिया एक, ठीक है, कि ये कॉज हो रहा है, अब उस कॉज का
क्या इफेक्ट होगा वो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में बता दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट या काउंटर व्यू अप्रोच भी है कि आपने क्या किया, आपने पहले पैराग्राफ में लास्ट की लाइनों में कुछ काउंटर व्यू दे दिया, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू दिया और नीचे उसे आपने एक्सप्लेन करा सेकंड थीम के साथ या जो नेक्स्ट आपका डायमेंशन है उसके साथ। तो ऐसी बहुत सारी अप्रोचेज हैं जो मैंने टेलीग्राम में डाली हुई हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टर वर्ड जो फ्रेजेस हैं उनको आपने रेडी रखना है, ठीक है। कुछ कनेक्टर वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे मैंने वहाँ पे बनाए हुए हैं, टेलीग्राम में डाले हुए हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर लेना। टू कीप बेसिकली क्या है, जैसे कि हमें कोई डायमेंशन ऐड करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, इक्वली इंपॉर्टेंट इज दिस डायमेंशन, है ना। शिफ्टिंग टू कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट देना है, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, येट, इन कॉन्ट्रास्ट, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हो। पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट करना है तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग, इन मॉडर्न टाइम्स, एट प्रेजेंट या लुकिंग इनटू द फ्यूचर, ऐसे कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन बताना है, टू ओवरकम दिस, अ पॉसिबल वे फॉरवर्ड इज, हेंस द पाथ लाइज इन दिस, है ना। यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन देनी है, आफ्टर ऑल, एट इट्स कोर, अल्टीमेटली, इन एसेंस, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। देन साइक्लिकल या क्लोजिंग लूप देना है तो इट ब्रिंग अस बैक टू, एज हिस्ट्री रिमाइंड्स अस, थस द ट्रुथ रिमेन्स दिस। सो इन दैट वे दीज आर सम ऑफ द व्यूज, और बहुत सारे मैंने यहाँ पे कनेक्टर्स डाले हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम फॉर इट, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज द मिस्टेक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इन मिस्टेक्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। और फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स मैं एसए के ऊपर जो है आउटलाइंस डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस गुड 10 to 15 एसए आउटलाइंस, ठीक है। और ये आउटलाइन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे किसी एसए को कैसे लिखा जा सकता है, क्या उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे जो है हमें कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ मूव करना होता है, कैसे डायमेंशन हम लोग ले सकते हैं गाइस। सो आई होप दिस मेड सेंस टू यू पीपल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गो एंड वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स, improve them, get good marks, get good rank. All the best. See you next time.